फ्लूइड, मॉइस्ट एंड कूल। फ्लूइड जो कि द्रव के रूप में है, मॉइस्ट जो कि नमी युक्त है, एंड कूल और ठंडा है। द इंट्रैक्शन ऑफ यिन, द रिसेप्टिव फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी। जो पारस्परिक क्रिया है यिन की और यांग की क्रिया के बारे में यहाँ बताया गया है। जो पारस्परिक क्रिया है यिन की, जिसे हम रिसेप्टिव कहते हैं, रिसेप्टिव अर्थात प्राप्त करने वाला, रिसीवर। फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी का फेमिनिन एस्पेक्ट, फेमिनिन होता है नारी जाति से संबंधित, और एस्पेक्ट आशय जो नारी जाति का भाव लिए हुए है, ऐसी यूनिवर्सल एनर्जी। एंड इट्स काउंटर पार्ट, और इसका जो दूसरा हिस्सा है यंग, जिसे कहा जाता है यंग, जो कि एक्टिव है, एंड मैस्कुलिन पार्ट है, पुरुष जाति का भाव लिए हुए है। इन दोनों की जो पारस्परिक क्रिया है इज ऑफ कोर्स ए फंडामेंटल नोशन ऑफ दाओइज्म। वो निसंदेह ही दाओइज्म की एक आधारभूत अवधारणा है। व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड, जो प्राय ओवरलुक किया जाता है, अर्थात जिस बात को अनदेखा किया जाता है, इज एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट, वह एक बहुत ही जरूरी तृतीय तत्व है। द मिडल वॉइड, बीच का खाली हिस्सा, बीच का खाली भाग, मिडल वॉइड, बीच का शून्य भाव। वेयर द इंटरेक्शन टेक प्लेस, जहाँ पर पारस्परिक क्रिया होती है। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायामा, और इसकी तुलना की जा सकती है जो योग की जो प्रैक्टिस होती है, अर्थात योग का जो अभ्यास होता है, जिसे हम प्राणायामा कहते हैं, तो प्राणायाम से इसकी तुलना की जा सकती है, जिसमें ब्रीद इन, श्वास को अंदर लिया जाता है, रिटेन, रोके रखा जाता है, ब्रीद आउट, और फिर श्वास को छोड़ दिया जाता है। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीद, और जो ब्रीद का, श्वास का जो सस्पेंशन होता है, श्वास की जो रुकावट होती है, अर्थात थोड़े समय के लिए जो वो अंदर रुकता है, इज द वॉइड, वो वॉइड है, वह खाली स्थान है, वेयर मेडिटेशन अकर, जहाँ पर मेडिटेशन होता है, जहाँ पर मनन होता है। द मिडल वॉइड इज एसेंशियल, मिडल वॉइड एक बहुत ही आवश्यक हिस्सा है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, इसके बिना कोई भी कार्य नहीं होता है, कुछ भी इसके बिना नहीं होता है। हैंस, इसीलिए द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइट अनपेंटेड स्पेस, इसीलिए जो हिस्सा सफ़ेद है, अनपेंटेड है, जिसके ऊपर कोई पेंट नहीं किया गया है, स्पेस भाग, हिस्सा, वह हिस्सा जिस पे कोई पेंट नहीं की गई है, अर्थात जो सफ़ेद है, इन चाइनीज लैंडस्केप, उसका चाइनीज लैंडस्केप में बड़ा महत्व है, इम्पोर्टेंस है उसकी। दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स ए फंडामेंटल रोल, दिस इज ऑल्सो, यह भी है, वेयर मैन फाइंड्स ए फंडामेंटल रोल, कि मनुष्य का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, आधारभूत भूमिका होती है। ऐसा भी है, इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, उस जगह पे, जो जगह हेवन और अर्थ के बीच में है, अर्थात धरती और आकाश के बीच में जो जगह है, वहाँ पर ही बिकम्स द कंड्यूट ऑफ कम्युनिकेशन, वह संचार का माध्यम बन जाता है, बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड के दोनों ध्रुवों के बीच में। हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल, उसकी उपस्थिति जरूरी है। इवन इफ इट्स ओनली सजेस्टेड, चाहे ये संकेतात्मक ही क्यों ना हो, अर्थात इसे केवल संकेत के रूप में ही क्यों ना कहा गया हो, बताया गया हो। फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट, ये कहीं दूर है गुम हो जाने के, अर्थात इसको छोड़ा नहीं जा सकता, और ऑप्रेस्ड, और इसका दमन भी नहीं हो सकता, बाय द लॉफ्टी पीक्स, ऊंची चोटियों के द्वारा। ही इज इन फ्रैंकोइस चैंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन, फ्रैंकोइस चैंग की अद्भुत अभिव्यक्ति में वह एक ऐसा व्यक्ति है या ऐसा भूमिका वाला तत्व है, द आई ऑफ द लैंडस्केप, जिसे लैंडस्केप या भूदृश्य की
दृष्टि कहा जा सकता है, आँख कहा जा सकता है। स्टूडेंट्स, ये एक चैप्टर था जिसमें तुलना की गई है पश्चिमी और एशियन पेंटिंग की, उनके मध्य क्या डिफरेंसेस, क्या सिमिलरिटीज़ हैं वो बताई गई हैं। जैसा कि आपने पढ़ा, यूरोपियन जो पेंटिंग है, पश्चिमी जो पेंटिंग्स हैं वेस्टर्न की, वो रियलिज्म लिए हुए हैं, अर्थात जो वास्तविक वस्तु है उसका प्रतिरूप लिए हुए होती हैं, जबकि चाइनीज़ पेंटिंग या एशियन पेंटिंग काल्पनिक होती हैं, मन से बनाई हुई होती हैं, लेकिन आध्यात्मिक भाव लिए हुए होती हैं। उनमें इनर सेंस को व्यक्त किया जाता है। एक चाइनीज़ पेंटिंग या फिर एशियन पेंटिंग में कलाकार चाहता है कि देखने वाला उसे उसके मन के अनुसार देखे, अर्थात उसने क्या भाव व्यक्त किया हुआ है उसको समझते हुए देखें। और स्टूडेंट्स, यूरोपियन में देखने वाले से अपेक्षा की जाती है कि वह उस दृष्टि से देखे जिस दृष्टि से कलाकार ने उसे बनाया है। स्टूडेंट्स, अभी हमने चैप्टर का जो हिस्सा पढ़ा, उसके बाद ये एक हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में छपा हुआ लेख है जो 28 अगस्त 2005 को छपा था, और इसमें बाहरी कला के बारे में बताया गया है। इसे बृंदा सूरी ने लिखा है। इसमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार आउटसाइडर आर्ट, जिसे आर्ट वर्ट कहा जाता है, आर्ट वर्ट या फिर आउटसाइडर आर्ट या रॉ आर्ट भी इसे कहा जाता है, उसका पदार्भाव कैसे हुआ, अर्थात वह कैसे अस्तित्व में आई, ये इसमें बताया गया है। भारत में इसका एक बड़ा उदाहरण कहाँ पर है और उसे किसने बनाया, ये इस लेख में बताया गया है। तो आइए पढ़ते हैं आर्ट वर्ट के बारे में। When French painter Jean Dubuffet mooted the concept of art work in the 1940s, जब फ्रांस में फ्रांसीसी कलाकार जीन डुबुफे ने आर्ट वर्ट की अवधारणा को मूट किया और आर्ट वर्ट की अवधारणा को प्रतिपादित किया, उत्पन्न किया 1940 के दशक में, उस समय यह द आर्ट ऑफ अनट्रेन्ड विजनरी, उस समय यह एक कला थी अप्रशिक्षित लोगों की, अनट्रेन्ड लोगों की, वाज ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, उस समय पर यह एक कम रुचि का क्षेत्र थी। माइनॉरिटी कम और इंटरेस्ट रुचि, कम रुचि का क्षेत्र थी। वैसे माइनॉरिटी अल्पसंख्यक होता है, लेकिन यहाँ पे कम के अर्थ में लेंगे। फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट विल बिगनिंग, इसकी जो पर्दे के पीछे से लगभग जो शुरुआत हुई वो बहुत ही धीरे हुई थी, इसलिए पर्दे के पीछे की शुरुआत कहा जा रहा है। इसकी जो पर्दे के पीछे से शुरुआत थी, आउटसाइडर आर्ट हैज़ ग्रेजुअली बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया, उसके बाद आउटसाइडर आर्ट धीरे धीरे एक बहुत ही तेजी से वृद्धि करने वाला क्षेत्र हो गई रुचि का। इन कंटेम्प्रेरी आर्ट, समकालीन कलाओं में, इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जल्दी से, बहुत ही जल्दी रुचि का क्षेत्र बन गई यह कला। दिस जनरे, और यह जो जनरे थी, यह जो शैली थी, इज डिस्क्राइब्ड एज, इसे कहा जाता है द आर्ट ऑफ दोज, एक ऐसी कला जो हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट, जिन्हें, ऐसे लोगों की कला इसे कहा जाता है जिन्हें अपने आप को कलाकार कहने का कोई अधिकार नहीं है। एज दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग, क्योंकि उन्होंने कोई भी औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं की है, फॉर्मल औपचारिक। येट शो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इनसाइड, फिर भी वे अपने टैलेंट को शो करते हैं और अपने अंदर छुपी हुई कलाकारी को व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। देयर वर्क्स आर ए स्टिमुलेटिंग कॉन्ट्रास्ट टू ए लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग्स, और उनके देयर वर्क्स, उनके जो कार्य हैं, आर ए स्टिमुलेटिंग कॉन्ट्रास्ट, वे एक प्रेरणादायक कॉन्ट्रास्ट हैं उन मुख्य धारा की
कलाओं से ऑफरिंग पेशकश होती है, लेकिन यहाँ पे हम इसका अर्थ कला लेंगे, कला के लिए इसका प्रयोग किया गया है। मुख्य धारा की जो कलाकारी है बड़ी क्षेत्र की, उस कलाकारी से विपरीत यह एक प्रेरणादायक कार्य है अप्रशिक्षित लोगों का। अराउंड द टाइम डुबुफे वॉज प्रोफाउंडिंग हिज कंसेप्ट, और अराउंड द टाइम समय निकलते हुए, समय के साथ साथ डुबुफे वॉज प्रोफाउंडिंग हिज कंसेप्ट, डुबुफे अपनी जो अवधारणा थी उसे शुरू कर रहा था, प्रोफाउंड शुरू करना, उसे शुरू कर रहा था। उस समय पर इन इंडिया, भारत में अन अनट्यूटर्ड जीनियस, एक अप्रशिक्षित जो प्रतिभाशाली व्यक्ति था, वाज क्रिएटिंग पैराडाइज, वह स्वर्ग का निर्माण कर रहा था। ईयर्स एगो, कई वर्ष पहले, द लिटिल पैच ऑफ जंगल, वनीय जो क्षेत्र थे, वनीय जो छोटे छोटे टुकड़े थे, दैट ही बिगेन क्लियरिंग, जिसको उन्होंने, इस जीनियस, इस प्रतिभाशाली व्यक्ति ने साफ करना शुरू किया। टू मेक हिमसेल्फ ए गार्डन, अब स्वयं ही एक गार्डन बनाने के लिए, बगीचा बनाने के लिए, स्कल्प्टेड, जिसे स्कल्प्टेड विद स्टोन, जिसे पत्थरों को खोदकर या पत्थरों को गोदकर, अर्थात पत्थरों के ऊपर गुदाई करके, अर्थात उनके ऊपर चित्रकारी करके बनाया गया, बनाने के लिए। एंड रिसाइकल्ड मटेरियल, और एक वेस्ट मटेरियल से और पत्थरों को गोदकर उसने स्वयं ही एक बगीचा बनाने के लिए जंगलों को साफ किया। टू द वर्ल्ड, नॉन टू द वर्ल्ड टुडे एज द रॉक गार्डन, जिन्हें आज पूरा संसार रॉक गार्डन के नाम से जानता है, जो चंडीगढ़ में स्थित है। इट्स 80 ईयर्स ओल्ड क्रिएटर डायरेक्टर नेकचंद, इसके जो 80 वर्षीय निर्माता थे, क्रिएटर रचयिता थे, डायरेक्टर निदेशक थे, नेकचंद जिनका नाम था, इज नाउ हेल्ड, अब उनकी काफ़ी प्रशंसा हो रही थी, एज इंडियाज बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर आर्ट, जो भारत के सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर थे, योगदानकर्ता थे बाहरी कला के क्षेत्र में। द 50th इश्यू स्प्रिंग 2005, जो 50वां संस्करण था ऑफ राविजन नामक पत्रिका का, ये यूके बेस्ड मैगजीन, जो कि यूके की एक मैगजीन थी। पायनियर इन आउटसाइडर आर्ट, जो अग्रणी मैगजीन थी आउटसाइडर आर्ट के लेखन में, प्रकाशन में। फीचर नेकचंद, उन्होंने नेकचंद को दर्शाया, एंड हिज रॉक गार्डन स्कल्पचर, और उनके रॉक गार्डन स्कल्पचर को, रॉक गार्डन निर्माण को वुमेन बाई द वाटरफॉल के नाम से, ऑन इट्स एनिवर्सरी इशू कवर, अपने सालाना संस्करण के मुख्य पेज पर। द नोशन ऑफ आर्ट बर्ट और रा आर्ट या आर्ट ब्रट की जो अवधारणा है, वाज ऑफ वर्क्स दैट वर इन देयर रा स्टेट, वह एक ऐसी अवधारणा है, जो एक ऐसे कार्य की अवधारणा है जो अपने कच्ची अवस्था में थे, एज रिगार्ड कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस, आर्टिस्टिक अर्थात कलाकारी और कल्चरल सांस्कृतिक और कलाकारी प्रभावों के संबंध में यदि बात करें, तो यह कला अर्थात आर्ट ब्रट या रा आर्ट अपनी कच्ची अवस्था में थी। एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम ए टिन टू ए सिंक टू ए ब्रोकन डाउन कार कुड बी मटेरियल फॉर ए वर्क ऑफ आर्ट, कोई भी वस्तु, प्रत्येक चीज, एक टिन से लेकर के एक सिंक तक, टू ए ब्रोकन डाउन कार, एक टूटी फूटी कार से लेकर, और टिन, सिंक आदि सभी टूटे फूटे या वेस्ट मटेरियल जो था, बी मटेरियल फॉर ए वर्क ऑफ आर्ट, वह इस कलाकारी के एक कार्य के लिए पदार्थ हो सकते थे, मटेरियल हो सकते थे, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हो सकती थी। समथिंग नेकचंद हैज़ टेकन, ऐसी कुछ चीज़ें थी ये जिन्हें नेकचंद ने लिया था, टू डिजिंग हाइट्स, एक ऊंचाई को छूने के लिए।
recognizing his art as an outstanding testimony of the difference a single man can make when he lives his dream.
Recognizing his art as an outstanding testimony of the difference a single man can make when he lives his dream. जब कोई एक व्यक्ति, एक अकेला व्यक्ति अपने सपनों को साकार करने के लिए जो अंतर पैदा कर सकता है, जो एक डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, इसका एक सर्वश्रेष्ठ प्रमाण था, टेस्टिमनी प्रमाण, आउटस्टैंडिंग श्रेष्ठ, इसका एक श्रेष्ठ प्रमाण था। इस बात को जानने के बाद, रिकॉग्नाइज करने के बाद कि उसकी कला एक ऐसी श्रेष्ठ प्रमाण के रूप में थी जो एक अकेला व्यक्ति अपने सपनों को साकार करने के लिए बना सकता था। द स्विस कमीशन ने फॉर यूनेस्को, जो यूनेस्को के लिए जो स्विस कमीशन था, उसने विल बी ऑनरिंग हिम, वह उसे ऑनर देगा, उसे सम्मान देगा बाय वे ऑफ ए यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क्स, उनके कार्य की एक यूरोपियन पश्चिमी देशों में प्रदर्शनी लगा करके उनको सम्मान देगा, ऐसा इस लेख में बताया गया। द 5 months इंटरेक्टिव शो, ये 5 महीने का जो मेलजोल बढ़ाने वाला जो प्रदर्शन था, रियलम ऑफ नेकचंद, जो नेकचंद का
रियलम ऑफ नेकचंद, जिसे रियलम ऑफ नेकचंद कहा गया, यह 5 महीने चलने वाला जो मेलजोल का प्रदर्शन था, बिगिनिंग अक्टूबर, जो अक्टूबर से शुरू हो रहा था, विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम, यह अग्रणी म्यूजियम में आयोजित होगा इन स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली। स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और इटली के अग्रणी म्यूजियम में इन्हें प्रदर्शित किया जाएगा, जिन्हें रियलम ऑफ नेकचंद नाम दिया गया। ये 5 महीने का मेलजोल बढ़ाने वाला प्रदर्शन था, जिसे स्विस कमीशन ने आयोजित किया था। यह एक बड़ा सम्मान था नेकचंद के लिए। द बिगेस्ट रिवार्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल इंजॉय माई क्रिएशन। और जो सबसे बड़ा मेरे लिए जो रिवार्ड है, इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन, वह उस बगीचे में घूमना, एंड सीइंग पीपल, और लोगों को देखना, इंजॉय माई क्रिएशन, लोगों को घूमते हुए मेरे बगीचे में देखना, जो मेरे क्रिएशन का, मेरे निर्माण का आनंद उठाते हैं, उन लोगों को देखना मेरा सबसे बड़ा रिवार्ड है। नेकचंद ऐसा कहते हैं। तो देखिए, नेकचंद ने रॉक गार्डन वास्तव में अच्छा बनाया है। शायद आप में से भी कुछ बच्चों ने इसे देखा होगा। पत्थरों पर अच्छी कलाकारी करके बनाया गया है, वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। आप भी ऐसा कुछ आर्ट वर्क का उदाहरण अपने घर में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे। स्टूडेंट्स, बिफोर लिविंग आई वांट टू से समथिंग। इस चैप्टर में आपने 3 भाग पढ़े। वैसे तो मूल रूप से चैप्टर में 2 ही भाग दिए हुए हैं, 3 नहीं दिए हुए, परंतु फिर भी हम इसे 3 भागों में बांट लेते हैं। एक भाग जिसमें हमने पहले डिस्क्रिप्शन दिया था वेस्टर्न और एशियन जो हमारी कलाकारी है, इनके बीच जो अंतर है, इन दोनों में क्या मुख्य डिफरेंसेस हैं, उनके बारे में बताया गया है। दूसरा, सेंसुई और डाओइज्म का कंसेप्ट बताया गया है। और तीसरा भाग आर्ट वर्क के बारे में बताया गया है। आप इन तीनों को अच्छे से तैयार करेंगे।